बेटा आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड शेल किया हुआ था, हम लोगों ने उसका ग्राफ भी बनाया हुआ था। आज हम लोग फिर से एक नए आर्टिकल पर आते हैं और वो आर्टिकल है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज। मीन्स कि हमारे पास एक अचालक आवेशित गोला है, मतलब जो भी गोला बना हुआ है, जो स्फीयर है, वो एक अचालक पदार्थ का बना हुआ है और हमने उसको चार्ज दे दिया है। आप सभी जानते हैं जब किसी अचालक पदार्थ को आप चार्ज देते हैं, अचालक गोले को आप चार्ज देते हैं, तो वो चार्ज उसके पूरे आयतन में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये आप सबको पता है। तो ऐसा ही एक स्फीयर ऑफ चार्ज हमारे पास है एंड ड्यू टू दैट स्फीयर ऑफ चार्ज I want to find out the electric potential and we want to find out the electric potential at the 3 locations। कौन कौन सी वो 3 लोकेशंस होंगी? उनमें से पहली लोकेशन होगी आउटसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज। मीन्स हम जो स्फीयर ऑफ चार्ज हमारे पास होगा उससे हम बाहर की ओर रहेंगे, उससे बाहर रहेंगे। ये स्फीयर ऑफ चार्ज है, इससे हम बाहर हैं। ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ चार्ज, इसके बाद जो भी हमारा आवेश का गोला होगा उसकी हम सरफेस पर होंगे। एंड द थर्ड कंडीशन इज इनसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज, कि इस बार हमारे पास जो चार्ज का स्फीयर होगा, स्फीयर ऑफ चार्ज, इसको मैं कर लेता हूं कि जो हमारे पास चार्ज का स्फीयर है ये, उस पे अब मैं अंदर हूं। यहां पर पॉइंट P है और इस पॉइंट पर मुझे विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, अच्छा, तो देखते हैं आउटसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज। सबसे पहले ये मैंने एक चार्ज वाला स्फीयर बनाया, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, अचालक पदार्थ का बना हुआ है, इसलिए जब भी आप इसको आवेश देंगे वो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो ये समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने मान लिया कि हमने इसको Q चार्ज दिया हुआ है। अब हमने ये भी माना कि ये जो स्फीयर है इसके रेडियस कैपिटल R है, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर गोले के बाहर एक बिंदु P है और इस बिंदु पर ही हमें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। बेटा ये बहुत सिंपल है। आप जानते हैं कि जो स्फीयर ऑफ चार्ज होता है उसमें जितना भी आवेश आप देते हैं वो ठीक उसी तरह बिहेव करता है जैसे कि उसका पूरा का पूरा चार्ज उसके सेंटर पर रखा हो। ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो अगर सेंटर पर ये चार्ज यहां पर रखा हुआ मान लिया जाएगा, उस सिचुएशन पे यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर अगर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। एक और चीज बता दूं कि अगर आउटसाइड हैं आप, तो सेंटर से बिंदु P तक की दूरी जो हमने स्मॉल r मानी हुई है और गोले की त्रिज्या जो कि हमने कैपिटल R मानी हुई है, इनमें आपस में क्या रिलेशन रहेगा? इनमें आपस में जो रिलेशन होगा वो ये होगा दैट R विल बी ग्रेटर देन कैपिटल R। आप देख सकते हैं कैपिटल R is only this much distance, but small r is from here to here and this is greater than capital R if you are outside the sphere of charge। okay, तो अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो यहां से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा? ये सेम वही होगा जो पॉइंट चार्ज के लिए लगता है और जो लास्ट लेक्चर में हमने शेल के लिए निकाला हुआ था। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। सो एट द पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। दिस विल बी द फॉर्मूला एट दिस प्लेस। ओके, अच्छा, इसके बाद सेकेंड कंडीशन में ले लेता हूं ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ चार्ज। अब फिर से मेरे पास वही चार्ज का स्फीयर है, चार्ज का गोला है जो कि अचालक पदार्थ का बना हुआ है और इस बार हमारा जो पॉइंट P है या जिस
पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट इसके पृष्ठ पर ही पड़ता है, यहां पर पड़ता है। गोले का रेडियस पहले से ही हमने कैपिटल आर माना हुआ है, वही वाला स्फीयर हमने यहां पर बना लिया है। और यहां से सेंटर से जिस बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वहां तक के डिस्टेंस को हम स्मॉल आर मान लेते हैं। और क्योंकि इस बार हम स्फीयर की सरफेस पर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। आप देख सकते हैं कैपिटल आर एंड स्मॉल आर दे आर द सेम डिस्टेंसेस। ओके, अच्छा, अगर इस सिचुएशन पे एट दिस पॉइंट अगर हम पोटेंशियल फाइंड करने जाएंगे तो सेम फॉर्मूला इसके लिए भी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके भीतर ही तो टोटल चार्ज है, इसका जरा सा भी चार्ज इसके बाहर नहीं है। अगर मैं सरफेस से जाता हुआ एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो सारा का सारा इसका जो चार्ज है वो इसके अंदर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है। और इस वजह से यहां पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसा फॉर्मूला हमारे पॉइंट चार्ज के लिए बनता है वही फॉर्मूला यहां पर भी बन जाएगा। तो क्या होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला? पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon capital R, because in this case small r is equal to capital R. ओके, तो सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आपको मिलेगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड केस पे, इनसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज। अगर हम जो हमारा अचालक आवेशित गोला है उसके अंदर हम किसी पॉइंट पर चले जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस विद्युत विभव की वैल्यू कितनी होगी ये हमको देखना है। बेटा इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जैसे आपने इसमें देखा और इस केस में देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की वैल्यू वही है जो एक पॉइंट चार्ज के लिए लगती है। लेकिन अगर आप इनसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज आएंगे, गोले के अंदर आएंगे, तो यहां पर वोल्टेज पोटेंशियल का फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव आएगा और पोटेंशियल में थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा। किस तरह से चेंज मिलेगा उसको समझने की कोशिश करें। इससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया गया, और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमने बात की थी उस समय भी आपको ये सारी चीजें बताई गई थी। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं कि एक 1 कूलॉम का चार्ज आप लीजिए और उसको यूं इन्फिनिटी से 1 कूलॉम के आवेश को बड़ी दूर से अनंत से आप धीरे धीरे ऐसा लाते जाइए, और उसको जब आप लाएंगे और यहां पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको रख दीजिए आप, तो आप यहां तक लाने में आपने जितना वर्क किया होगा, अगर आपने यहां तक लाने में 100 जूल वर्क किया होगा तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट हो जाएगा। अगर अनंत से 1 कूलॉम के आवेश को यहां तक लाने में आपने 50 जूल वर्क किया होगा तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट हो जाएगा। अगर अनंत से 1 कूलॉम के आवेश को यहां तक लाने में आपने 200 जूल वर्क किया होगा तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 200 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अनंत से 1 कूलॉम के आवेश को लाने में, किसी भी बिंदु तक लाने में हम जितना वर्क करते हैं वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। इस बात को आप जरूर याद रखें और इसके हेल्प से ही हम देखिए यहां पर समझेंगे। हमारे पास जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है वो पॉइंट हमारा इस स्फीयर ऑफ चार्ज के अंदर है। यहां पर इस गोले की जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है। हम ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां कहीं अनंत से हम चार्ज को लाए हैं, ये यहां पर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से हम चार्ज को लाएंगे ऐसे, और किसी भी पॉइंट तक लाने में हमको जितना वर्क करना पड़ेगा उतना ही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा।
अगर हमको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर हमको वर्क कम करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होगा। ओके, अच्छा, अब अनंत पर है, यहां पर आप यहां से एक पॉजिटिव चार्ज को हम लाना स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा भी बच्चे गौर से देखिएगा, आप जैसे जैसे यहां से ऐसे बढ़ते जाएंगे, इस चार्ज के पास कैसा, इस गोले के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, उसके पास भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये गोले का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस परीक्षण आवेश के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इसको ऐसा दूर भगाना चाहेगा, लेकिन हम उसको फोर्स लगा के और उसको डिस्प्लेसमेंट करते जाएंगे और उसको यहां पर लाते जाएंगे। तो हम वर्क कर रहे हैं, अब यहां से हम यहां लाए, फिर यहां लाए, फिर यहां लाए, और ऐसा लाते लाते हम वर्क कर रहे हैं। बाई चांस मैं जब यहां लाया तो मैंने 50 जूल वर्क किया, यहां तक लाए तो 100 जूल वर्क हुआ, हम यहां तक लाए तो 200 जूल वर्क हुआ। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे पास कितना चार्ज है, 1 कूलॉम का चार्ज है, 1 कूलॉम का टेस्ट चार्ज है। अनंत से यहां तक 1 कूलॉम का टेस्ट चार्ज लाए, हमको 50 जूल कार्य करना पड़ा। इट मींस इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, ठीक है। अनंत से 1 कूलॉम के चार्ज को जब हम यहां तक लाए ऐसा डिस्प्लेस करके, तो हमको 100 जूल वर्क करना पड़ा। इट मींस दिस पॉइंट हैज द पोटेंशियल 100 वोल्ट। अनंत से हम उसी 1 कूलॉम के चार्ज को सरफेस तक लाए तो हमको 200 जूल वर्क करना पड़ा। इट मींस पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर इज 200 वोल्ट। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप जब अंदर चलेंगे तो अंदर क्या होगा, अंदर सोचिए, क्या आपको वर्क करना पड़ेगा या वर्क नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले बेटा आपने शेल, चार्ज्ड शेल के लिए पढ़ा था, और चार्ज्ड शेल में जब हम सेल के अंदर जाते हैं तो हमको वर्क नहीं करना पड़ता है। क्यों वर्क नहीं करना पड़ता है? इसकी कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाई गई थी। क्या कैलकुलेशन करके दिखाई गई थी? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि सेल के अंदर E का मान 0 होता है, शेल के अंदर E की वैल्यू 0 क्यों होती है? देखें, ये एक शेल है, तो शेल को जो भी हम चार्ज देते हैं वो उसकी आउटर सरफेस पर आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब अगर अंदर किसी भी पॉइंट पर बात करेंगे आप, तो यहां अगर आप कोई भी गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो आप देखें इसके अंदर ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है बेटा। सारा का सारा चार्ज शेल का कहां पर है? ऐसा बाहर है। कोई चार्ज इसके अंदर नहीं है, और अगर कोई चार्ज अंदर नहीं है तो अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो अगर ये एक आवेशित गोलीय कोश होता तो इसके अंदर जरा सा भी आवेश नहीं रहेगा, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता उसके अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इस वजह से आवेशित गोलीय कोश के भीतर जब आप जाते हैं, आप आवेशित गोलीय कोश के अंदर जब चलते हैं तो अंदर आवेश को ले जाने में आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। बिकॉज E is 0, so dW will be also 0. कोई वर्क नहीं करना पड़ता। बट इन द केस ऑफ स्फीयर ऑफ चार्ज, प्लीज सी हियर, अगर आप कहीं पर भी ऐसा एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं, कहीं पर भी आप बना दें, इतना बड़ा बनाएं और छोटा बनाएं और छोटा बनाएं, आप कहीं पर भी एक अगर गॉसियन सरफेस बना देते हैं तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई ना कोई चार्ज आपको जरूर मिल जाएगा। और अगर बेटा गॉसियन सरफेस के अंदर कोई ना कोई चार्ज आपको जरूर मिलेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस सिचुएशन पे वर्क 0 नहीं होगा, क्योंकि Q 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, और अगर E भी 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा। तो जब आप चार्ज, स्फीयर ऑफ चार्ज, इस आवेशित गोले के अंदर एंटर करेंगे तो यहां पर आपको वर्क करना पड़ेगा। शेल में आपको नहीं करना पड़ा था, लेकिन यहां पर आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? उसके लिए मैंने बताया, क्योंकि फिर से आप सुन लें,
आवेशित गोले, ये जो हमारा आवेशित गोला लिया है अचालक पदार्थ का, इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ न कुछ वैल्यू होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ न कुछ वैल्यू होती है तो वर्क भी कुछ न कुछ आपको होगा, जीरो वर्क नहीं होगा। यहां पर कुछ न कुछ कार्य आपको करना पड़ेगा। तो जैसे ही चार्ज को आप अंदर ले जाते हैं, आपको अंदर चलने में भी, चार्ज को लेकर चलने में भी वर्क करना पड़ता है। ओके, इसलिए अगर आपको वर्क करना पड़ेगा तो फिर पोटेंशियल बढ़ते चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे आपको, क्योंकि वर्क करना पड़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ते चला जाएगा। कहां तक पोटेंशियल बढ़ते चला जाएगा? तो हम जैसे एंटर करेंगे, आप देखिए यहां से चले, वर्क करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। हम जब अंदर जा रहे हैं तो भी हमको वर्क करना पड़ रहा है, और पोटेंशियल अभी भी, अगर हमको वर्क करना पड़ रहा है तो पोटेंशियल अभी भी इंक्रीज हो रहा है बेटा। पोटेंशियल अभी बढ़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। यहां तक आने में आपको वर्क करना पड़ेगा, और यहां तक, इसलिए पोटेंशियल बढ़ते ही जाएगा। अब शेल के केस में याद करिए, जब हम अनंत से ऐसा आते थे तो केवल सरफेस तक पोटेंशियल बढ़ता था। उसके अंदर जब हम जाते थे तो क्योंकि हमको अंदर वर्क नहीं करना पड़ता था, इसलिए अंदर चलने पर पोटेंशियल बढ़ता नहीं था। लेकिन इनसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज, क्योंकि जब हम अंदर चार्ज को लेकर चलते हैं, हमको वर्क करना पड़ रहा है, और वर्क करना पड़ रहा है जिसकी वजह से पोटेंशियल लगातार इंक्रीज होते जाएगा, पोटेंशियल लगातार बढ़ता चला जाएगा। कहां तक बढ़ेगा? सेंटर तक। सेंटर से आगे जैसे ही आप आएंगे, पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? इसको भी थोड़ा आप गौर से समझिए बेटा। जब हम अंदर चलेंगे और यहां पर जिस समय आएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, जब हम यहां पर आएंगे तो आप जब यहां पर हैं तो आपके इधर की तरफ या इधर की तरफ, किस तरफ चार्ज ज्यादा है? थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि आप अंदर प्रवेश कर गए, यहां पर हैं। जब आप यहां पर हैं तो मैंने एक ऐसे पाला बना दिया, तो इस पाले के इधर चार्जेस ज्यादा हैं कि इस पाले के इधर चार्जेस ज्यादा हैं? ऑब्वियसली इधर की तरफ चार्जेस ज्यादा हैं। अगर इधर की तरफ चार्जेस ज्यादा तो ये सब मिलकर आपको रिपेल करेंगे, चार्ज को रिपेल करेंगे, और आपको वर्क करना पड़ेगा। अभी आप जब यहां पर आ जाएंगे तो भी इधर वाले चार्जेस ज्यादा हैं, अभी भी आपको पुश करना पड़ेगा, क्योंकि सब मिलकर इसको रिपेल करेंगे। आप यहां आ जाएंगे तो भी आप, जब आप इस जगह पर आ जाएंगे तो भी आप देखिए इधर के ही चार्जेस अभी भी ज्यादा हैं। इधर के चार्ज कम है, इधर के चार्ज ज्यादा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो इधर से ज्यादा लगेगा, और आपको लाने में वर्क करना ही पड़ेगा इसको। यहां पर जब आने के बाद, जब आप यहां पर आ जाएंगे, सेंटर को पार कर जाएंगे बेटा, उस समय क्या होगा? थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप जब सेंटर को पार करके यहां पर आ जाएंगे, एट दैट सिचुएशन इफ वी ड्रॉ अ पार्टिंग लाइन हियर, सो यू कैन सी that in this section the charges are more and in this section the charges are less. अब क्या होगा? जब आप यहां पर आ गए तो इधर के चार्जेस ज्यादा हो गए, इधर के चार्जेस कम हो गए। अब फोर्स आप पर किधर से ज्यादा लगेगा? इधर से फोर्स आप पर ज्यादा लगेगा। तो अब ये जब इधर का फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये आपको खुद ही धक्का देके आपके चार्ज को बाहर निकाल देंगे। इट मीन्स जैसे ही आप सेंटर को पार करेंगे, आप पर खुद ही इधर की तरफ एक बल लगना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, और अब आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये सारे के सारे चार्जेस मिलकर आपको बाहर निकाल देंगे, वो आप पर खुद वर्क कर देंगे। इट मीन्स जैसे ही सेंटर को पार करेंगे, फिर वर्क हमको नहीं करना पड़ेगा आगे चलने के लिए, वर्क खुद ये चार्जेस कर देंगे। और जब वर्क हमको नहीं करना पड़ेगा, हमको वर्क मिलेगा, तो वो वर्क बेटा कैसा होगा? नेगेटिव होगा वो वर्क, और वर्क नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा, पोटेंशियल घटना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मैं एक बार फिर से सारी चीजें आपको बता देता हूं। अनंत से एक कूलॉम को चार्ज को मैंने लिया, यहां से मैं लेके चला, यहां तक आए 50 जूल, तो वर्क करना पड़ा, इसलिए यहां का पोटेंशियल 50 वोल्ट। 100 जूल वर्क करना पड़ा, यहां का पोटेंशियल 100 वोल्ट। 200 वोल्ट, क्योंकि हमको 200 जूल वर्क करना पड़ा। 230, 250,
270, 300 वोल्ट, क्योंकि मुझे वर्क करना पड़ रहा है यहां तक। इसके जैसे ही आगे चलेंगे तो अब वर्क आपको मिलेगा एंड दैट विल बी नेगेटिव वर्क, एंड ड्यू टू नेगेटिव वर्क पोटेंशियल विल बी ऑल्सो नेगेटिव, तो पोटेंशियल घटना स्टार्ट हो जाएगा। 300 से फिर ये 270 रह जाएगा, फिर आगे चले 240 रह जाएगा, यहां पर आएंगे 200 रह जाएगा, क्योंकि सरफेस में यहां पर भी 200 था तो सरफेस में यहां पर भी 200 होगा। फिर ऐसा आगे जाएंगे 100, 50 और इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो फिर 0 हो जाएगा। ओके, आपको ये बात समझ में आ रही होगी, मुझे ख्याल है कि जैसे जैसे जहां तक अनंत से आइए और जहां तक जाने में आपको वर्क करना पड़ा वहां तक पोटेंशियल बढ़ेगा, और जहां से आपको वर्क करना नहीं पड़ा वहां पर पोटेंशियल घटना शुरू हो जाएगा। तो मुझे बताएं, अनंत से सेंटर तक इस बार आपको वर्क करना पड़ा है, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल लगातार बढ़ते चला जाएगा। इसके आगे जाएंगे तो फिर वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा, तो सेंटर के बाद फिर पोटेंशियल घटना शुरू हो जाएगा, लेकिन सेंटर तक पोटेंशियल इसका बढ़ेगा। और क्यों वर्क करना पड़ रहा था यहां पर? क्योंकि जब आप यहां पर थे तो इधर के चार्जेस ज्यादा थे, इधर के कम थे, ये आपको पुश करते थे, तो आपको इधर आने के लिए वर्क करना पड़ता था। लेकिन जब आप सेंटर से यहां आ जाएंगे तो अब इधर के चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, ये खुद ही आपको धक्का देके बाहर कर देंगे, और उस सिचुएशन पे आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। ओके, एंड दैट वर्क विल बी नेगेटिव, so due to the negative work potential will be also negative and potential will decrease. okay, अच्छा, ये हमको पता चल गया कि सेंटर तक पोटेंशियल बढ़ेगा और इसके आगे चलने पर पोटेंशियल घटेगा। लेकिन अभी भी एक बात पता नहीं चली कि अगर हम इसके अंदर किसी बिंदु पर हैं, यहां पर अगर हैं, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर अगर हम हैं, तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी कितनी, ये हम आपको बता देते हैं कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, तो पोटेंशियल होगा कितना, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज। स्फीयर ऑफ चार्ज के अंदर साइड जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल बेटा बड़ा आसान है, आप देखें कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने टोटल पहले ही माना था कि हमने क्यू चार्ज दिया हुआ है, क्यू चार्ज दिया हुआ था हमने इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2R ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल r स्क्वेयर अपॉन कैपिटल R स्क्वेयर। ये फॉर्मूला इसके अंदर साइड अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर होगा। जहां पर सिंबल्स मैं बता देता हूं, आपको मालूम भी होंगे, फिर भी मैं बता दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट। Q is the charge given to the sphere, capital R is the radius of the sphere, small r is the distance from the center to the point P। सेंटर से बिंदु P तक की दूरी है स्मॉल r, और वही स्मॉल r यहां पर यूज हुआ है। कैपिटल R इज अगेन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये अंदर किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल का फॉर्मूला रहेगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा कि अगर स्फीयर के अंदर किसी भी बिंदु का पोटेंशियल इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। शेल में आपने क्या देखा था कि अंदर का पोटेंशियल हर जगह का सेम रहता था, लेकिन यहां पर अंदर का पोटेंशियल हर जगह का सेम नहीं रहेगा, डिस्टेंस के साथ ये पोटेंशियल बदलते चला जाएगा। ओके, हाँ, एक चीज जो मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट ये बताने जा रहा था कि हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में वैसे ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, फॉर योर आईआईटी एग्जामिनेशन, फॉर योर जेईई एग्जामिनेशन, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। सो फॉर इंथ्यूसियाज्म मैं केवल ये फॉर्मूला बताई दे रहा हूं आपको, अदरवाइज दिस इज नॉट इन आवर एनसीईआरटी सिलेबस। ओके, तो आप सभी बच्चे इसको ध्यान रखें, तैयार करें। अब मैं इसको हटा देता हूं। इसमें मुझे एक काम और करना है, मुझे ग्राफ बिटवीन V एंड R फॉर स्फीयर ऑफ चार्ज, ये जो हमारा स्फीयर ऑफ चार्ज है, इसके लिए मुझे एक ग्राफ बनाना है V और R के बीच में।
तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और ग्राफ बना के आपको दिखाता हूं। जैसा हम पिछले भी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा या शेल के लिए भी हमने पोटेंशियल और स्मॉल आर के बीच बेटा ग्राफ बनाया हुआ था एक, सिमिलरली यहां पर भी हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारा आर्टिकल रहेगा, ग्राफ बिटवीन V एंड R फॉर स्फीयर ऑफ चार्ज। V पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाएंगे स्फीयर ऑफ चार्ज के लिए। ओके, देखें सभी स्टूडेंट्स, ये हमारी जो वर्टिकल लाइन मैंने खींची है ये वाली, इस तरफ मैं पोटेंशियल ले लेता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इधर की तरफ मैं डिस्टेंस ले लेता हूं, इधर की तरफ मैं दूरी ले लेता हूं। और ये जो पॉइंट हमारे पास है हमेशा की तरह इसको मैं सेंटर माने ले रहा हूं, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ चार्ज। ये स्फीयर ऑफ चार्ज का सेंटर है। सेंटर से जब आप एक तरफ चलना स्टार्ट करेंगे तो कुछ दूर चलने के बाद आपको सरफेस मिल जाएगी। तो ये पृष्ठ है उस गोले का, सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ चार्ज। आवेशित गोले का पृष्ठ यहां पर है। अगर पृष्ठ है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा कितना होगा, कैपिटल आर। केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी रेडियस होती है, दैट इज कैपिटल आर। ओके, हाँ, सरफेस पर आप देखें अनंत पर जब बहुत दूर आप हैं, यहां से जब आप ऐसा चलेंगे तो पोटेंशियल का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहां तक बढ़ेगा, सेंटर तक बढ़ेगा। ओके, सेंटर तक बढ़ेगा। पहले तो सरफेस तक तो बढ़ेगा, सरफेस तक बढ़ करके हमने मान लिया इसकी वैल्यू इतनी हो गई है, इतनी हो गई है। ये सरफेस पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑन सरफेस। इतना पोटेंशियल सरफेस पर है। ओके, तो जब आप अनंत से बहुत दूर से जब सरफेस की तरफ आ रहे थे तो पोटेंशियल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा उसका ग्राफ बनेगा। ये आप सभी स्टूडेंट्स याद रखें, इस तरीके का उसका ग्राफ बनेगा इस तरह से। तो ये कहां पर है, मैं फिर से एक बार बता दूं, ये आप आउटसाइड का ग्राफ है। आउटसाइड जो होता है वो V R से किस प्रकार रिलेटेड होता है, तो R से रिलेटेड होता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सरफेस पर आए, सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना। ओके, अच्छा, सरफेस से जब और अंदर चले, यहां पर अगर हम हैं तो हम इनसाइड द स्फीयर हैं, गोले के अंदर हैं। और गोले के अंदर जब चलने लगे सरफेस से, तो भी तो बेटा पोटेंशियल बढ़ ही रहा था। सेंटर तक आने में तो पोटेंशियल बढ़ा ही, तो सेंटर तक आने में पोटेंशियल बढ़ ही रहा था, कम नहीं हो रहा था पोटेंशियल। ये पोटेंशियल सेंटर तक बढ़ ही रहा है, देखिए, और पोटेंशियल बढ़ते चला गया। जैसे आप सरफेस से और अंदर आने लगे, सरफेस पर इतना पोटेंशियल था, जब और अंदर इतना अंदर आ गए तो पोटेंशियल बढ़ के इतना हो गया, इतना। जब और अंदर आ गए तो पोटेंशियल बढ़ के इतना हो गया। सेंटर पर आ गए तो पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम हो गया। ये पोटेंशियल सेंटर पर है और यही पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम है। ओके, अंदर भी पोटेंशियल आज बढ़ रहा था। अब आप जब सेंटर को पार करके दूसरी तरफ निकल जाएंगे तो पोटेंशियल फिर से ये ग्राफ ऐसा नीचे आने लगेगा, लेकिन सेंटर तक इस बार ये पोटेंशियल का ग्राफ आपका चलेगा। तो इस तरह से दिस इज द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस। ये इस तरीके का ग्राफ होगा। मैं फिर से एक बार बता दूं, पोटेंशियल बढ़ेगा बढ़ेगा, यहां तक बढ़ेगा, इसके आगे फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ग्राफ आप इसके आगे ले जाते तो वो ग्राफ फिर से नीचे आने लगता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये जो ग्राफ बेटा आप देख रहे हैं, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको बिल्कुल भी केयरलेस मत हो इन ग्राफ को लेकर के।
आपको ये सारे के सारे ग्राफ्स तैयार करने हैं। जैसा कि आप सारे स्टूडेंट्स को याद होगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दो ग्राफ बनाए हुए थे, एक शेल के लिए और एक स्फीयर ऑफ चार्ज के लिए। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी दो ग्राफ बनाए हुए हैं, एक शेल के लिए भी पोटेंशियल का और एक स्फीयर के लिए भी हमने ये ग्राफ बनाए हुए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये ग्राफ जरूर याद रखना है। और इस ग्राफ को मैं एक बार फिर से आपको एक काम करता हूं कि ये सारे के सारे ग्राफ मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे बनाएंगे। ओके, मैं इसको बता देता हूं, इसको मैं अब इरेज कर देता हूं। देखिए, ये ग्राफ V वर्सेस R है फॉर स्फीयर ऑफ चार्ज। ओके, याद रखिए सभी बच्चे, V वर्सेस R फॉर शेल। शेल के लिए V वर्सेस R का ग्राफ कैसा आया था, थोड़ा सा ध्यान दें। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप सबकी कॉपियों में वो पीछे बना हुआ है, मुझे सिर्फ आपको याद दिलाना है। ये सेंटर होता था, यहाँ पर सरफेस होती थी, ये डिस्टेंस R, यहाँ पर के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा ग्राफ आता था उसका, और इनसाइड द शेल ग्राफ ऐसा आता था, क्योंकि अंदर हर जगह पोटेंशियल बिल्कुल एक जैसा था। तो ये V वर्सेस R था फॉर शेल। अब हम बनाते हैं E वर्सेस R फॉर शेल। शेल के लिए E और R के बीच का ग्राफ कैसा होगा, तो शेल के लिए E और R के बीच का ग्राफ होगा, आप देखें इस तरफ E है, इस तरफ R है, ये सेंटर है, ये सरफेस, तो यहां से यहां तक का रेडियस कैपिटल R होगा। कैपिटल R डिस्टेंस पर मीन्स सरफेस पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, और उसके आगे जब आप जाएंगे बाहर की तरफ तो पोटेंशियल घटेगा। और उसके अंदर आपने देखा था कि पोटेंशियल पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह उसके अंदर जीरो ही था, हर जगह उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही था। इसके बाद अगर मैं E वर्सेस R की बात करूं फॉर स्फीयर ऑफ चार्ज, स्फीयर ऑफ चार्ज के अगर E और R की मैं बात करूं तो इसका भी ग्राफ आप सभी स्टूडेंट्स ने बना रखा है। E और R के बीच का ग्राफ है, यहाँ पर ये सरफेस होगी, ये सेंटर है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता था, इसके बाद ऐसा ग्राफ चलता था, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता था, लीनियरली ऐसे चलता था। यहाँ पर जो ग्राफ चलता था वो इस तरीके से था, ऐसा। यहाँ पर E विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेयर, और इनसाइड द शेल इनसाइड द स्फीयर इट वाज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये चार ग्राफ अब तक हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और दो पोटेंशियल के लिए ये ग्राफ्स हम लोगों ने अब तक पढ़ रखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे ग्राफ्स आपको बेटा बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये चारों ग्राफ्स आपको पूछे जाते हैं। आपको चार के चारों ग्राफ दे दिए जाएंगे, उनका ये नाम नहीं दिया जाएगा, और आपसे बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ V वर्सेस R है फॉर स्फीयर ऑफ चार्ज, V वर्सेस R है फॉर स्फीयर ऑफ चार्ज। उस समय आपको इस ग्राफ पे टिक करना होगा। आपसे पूछ सकते हैं कि E वर्सेस R फॉर सेल के लिए बताइए, तो E वर्सेस R फॉर सेल के लिए ये ग्राफ आपका बनता है। ओके, तो इस तरीके से ये सारे ग्राफ आपको मालूम होने चाहिए, ये सारे ग्राफ्स आपको आने चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें कुछ चीज़ें और भी बेटा आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें हमने सिर्फ गोले और शेल के लिए ही बनाए हुए हैं पोटेंशियल के फॉर्मूले। इसमें कोई भी फॉर्मूला
हमने लाइन चार्ज के लिए नहीं बनाया है, कोई भी फॉर्मूला हमने सीट चार्ज के लिए नहीं बनाया है। तो वो इसलिए नहीं बनाया बेटा क्योंकि वो फॉर्मूले अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने उन फॉर्मूलों को यहाँ पे नहीं बना के दिखाया आपको। वो एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर है, इसलिए मैंने बना के नहीं दिखाया। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप उनको याद करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप इससे आगे आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन करने जाएंगे, तो वहाँ पर वो फॉर्मूले क्या होंगे मैं आपको बता सकता हूँ। वो फॉर्मूले कैसे होंगे तो एक नज़र देख लेते हैं उन फॉर्मूलों को भी ज़रा। ओके, अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से, लेकिन ये सारे ग्राफ आपको जरूर याद रहने चाहिए। सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं, सॉरी, V ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। अगर चार्जेस की कोई लाइन बनी हुई है तो उसकी वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इफ दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इस पे हमने चार्ज दे दिया प्लस, जो भी चार्ज दिया दैट इज पॉजिटिव Q, और मान लेते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो टोटल लेंथ इसकी L है, कैपिटल L आप टोटल लेंथ मान लीजिए। हाँ, इस पर हमने ये भी मान लिया कि क्योंकि ये लाइन चार्ज है तो यहाँ पर आवेश का रेखीय घनत्व आएगा, तो रेखीय आवेश घनत्व हम मान लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, ये हमने मान लिया। और यहां से कुछ डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, एंड एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला फॉर V। फिर से मैं एक बार बता दूं, ये एक लाइन चार्ज है जिसको मैंने Q आवेश दिया हुआ है। इस लाइन चार्ज पर रेखीय आवेश घनत्व का मान लैम्डा के बराबर है, इसकी टोटल लेंथ कैपिटल L के बराबर है, और इससे स्मॉल r लंबवत दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा ये हमको देखना है। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलॉम्स कांस्टेंट, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, मल्टीप्लाइड बाई लॉग। और यहां पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स लिखने हैं, जिसमें से L प्लस L स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर टू द पावर 1/2 अपॉन R। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि V इज इक्वल टू, फिर से आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा लॉग L प्लस L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 1/2 अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज टू द पॉइंट P। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला रहेगा आपका। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, दिस फॉर्मूला इज नॉट इन अवर NCERT सिलेबस। For only your enthusiast you can learn it, otherwise आप चाहें so for your class 12th you can also skip this formula। आप इस फॉर्मूले को स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं जैसे कि IIT एग्जामिनेशन, तो फिर उस सिचुएशन पे इसका आपको डेरिवेशन भी याद रहना चाहिए कि कैसे इसका डेरिवेशन होगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। बट जस्ट फॉर क्लास 12th मैं इसको डेरिवेशन को इसके नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही आपको फॉर्मूला सिर्फ बताए दे रहा हूं। यहां पर एक मैं और ले लेता हूं, V ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज।
अगर चार्जेस की एक डिस्क है हमारे पास, चकती है कोई जो पूरी तरीके से आवेशित की गई है, उसकी वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा वो हमको यहाँ पर देखना है। तो ये मैंने एक डिस्क बना ली और ये पूरी डिस्क को चार्ज दे दिया गया। इस तरह से इसको चार्ज कर दिया गया और वो चार्ज इसमें पूरी तरह से एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चकती का सेंटर है और ये ऐसे रखी हुई है। ओके, ये सेंटर है चकती का। इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। ये भी इसकी रेडियस है। रेडियस हमने मान ली है कैपिटल आर के बराबर है। अब इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, लंबवत दूरी पर, यहां से आर डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। हाँ, इसमें एक चीज और मान लेते हैं, सिग्मा, क्योंकि ये सरफेस है चार्ज की तो सरफेस चार्ज डेंसिटी माननी पड़ेगी। पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हिंदी में पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है, और ये सारी चीजें बेटा आप कर चुके हैं पहले ही। तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा ये मैं आपको बता देता हूं। इसका आपका फॉर्मूला रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर। ये फॉर्मूला पोटेंशियल का आता है ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। तो यहां पर मैं फिर से बता दूं, व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व। और स्मॉल आर क्या है बेटा, डिस्क के सेंटर से उस बिंदु तक की दूरी, जिस बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। कैपिटल आर रेडियस है इसका, एप्सिलॉन नॉट ये तो आप जानते हैं कांस्टेंट है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है ड्यू टू द डिस्क ऑफ चार्ज। ओके, तो आज हम लोगों ने देखिए क्या क्या सीखा। आज हम लोगों ने किया कि अगर हमारे पास कोई अचालक आवेशित गोला है तो उसकी वजह से उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, हमने ये देखा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ग्राफ देखा हमने आज कि कैसा बनेगा। आपने देखा कि इन्फिनिटी से जैसे जैसे आप आते जाएंगे गोले की तरफ तो पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। कहां तक पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, सेंटर तक पोटेंशियल बढ़ते चला जाएगा। और अगर सेंटर को पार करके फिर आप दूसरी तरफ जाने लगेंगे तो फिर पोटेंशियल घटना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही सेंटर से इधर चलते हैं ज्यादा से ज्यादा चार्ज अब इस साइड आ जाते हैं और वो आपको अपने आप रिपेल करके बाहर कर देंगे। उस समय वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा, वो कार्य खुद वो करेंगे, कार्य हमको मिलेगा जिसकी वजह से कार्य नेगेटिव होगा और पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। हमने उसका ग्राफ देखा। मैंने आपको याद दिलाने की कोशिश की कि इससे पहले भी हम 3 ग्राफ और पढ़ चुके थे, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के और एक पोटेंशियल वर्सेस आर का। वो चारों ग्राफ मैंने एक बार फिर से आपको एक साथ बना के दिखाया। आपको सारे के सारे ग्राफ याद रखने हैं ताकि आप कहीं पर भी कुछ भी आपसे मिस नहीं हो पाए। और आपने ये 2 फॉर्मूले और देखे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया दीज आर नॉट इन अवर NCERT सिलेबस, तो आप चाहें तो मत लिखें, मत याद करें। अदरवाइज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आगे हम और भी बड़ी अच्छी चीज लेके आएंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो वो करते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर पे। थैंक यू।